हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो यूजीसी नेट ज्योग्राफी का आपका एग्जाम है 9 जनवरी को। उससे रिलेटेड हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यूज़ की ऑलरेडी हमारी 12 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने 2018 से लेके 2018 से 24 तक के पेपर कंप्लीट किए हैं। उसके थ्रू हम उन क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट हर साल 10 to 15 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली रिपीट होते हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं हर यूनिट से, जिससे ऑलमोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस देखे जा रहे थे। तो उसके बेस पे मैंने कुछ टॉपिक्स का कंपाइलेशन किया है यूनिट वाइज, जिसके बारे में आपको बताऊंगा मैं यूनिट वाइज। अगर आप ये टॉपिक ही रिवाइज करके चले जाते हो लास्ट मिनट में, तो आपके इजीली 30 to 40 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 15 से 20 टॉपिक है, प्लस आपके जो पीवाईक्यू वाली सीरीज है, अगर ये दो चीज़ आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली सही हो सकते हैं। तो हमें पता है ये हम देखेंगे लास्ट 7 ईयर्स का जो पीवाईक्यू पेपर है, उसके बेस पे ये एनालिसिस किया गया है। सिलेबस में हमें पता है 10 यूनिट्स दी गई है हमें। 10 यूनिट्स के बेस पे हर यूनिट वाइज हम देखेंगे कौन सी यूनिट से कौन सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहली यूनिट हमारी है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। साथ में मैं टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता भी दूंगा जो मेन फैक्चुअल चीज़ें हैं। बाकी आप नोट्स, कुछ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी आपके जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, उनमें आप जो ये वाले टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से लास्ट में रिवाइज करके चले जाओ और पीवाईक्यू वाली सीरीज कंप्लीट कर लो। पीवाईक्यूज की पीडीएफ है विद आंसर्स, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है ज्योग्राफी_विजडम अकेडमी, ज्योग्राफी_विजडम अकेडमी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो जियोमॉर्फोलॉजी में हम देख रहे थे, पहला टॉपिक है हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अल्फ्रेड वेगनर की 1912 में ये थ्योरी आई थी। इससे रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन रिपीट, अल्टरनेटिव ईयर पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई, या फिर इसकी मेन जो थीम्स थी कि किस तरीके से जिग्सो फिट क्या था, या फिर क्या क्या इसके बेसिक्स थे, वो सब। फिर है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस के द्वारा 1960s में दिया गया। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग से रिलेटेड कि किस तरीके से सेंट्रल जो रीजस है वहाँ से जो एक्सपेंशन हो रहा है और जो ट्रेंच है वहाँ पे सबमर्जेंस हो रहा है, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है। थर्ड हमारा रहता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सबसे पहले प्लेट की डेफिनेशन टूजो विल्सन के द्वारा 1966 में। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स में हमारे जो प्लेट मार्जिन्स है, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स और ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन्स। तो कन्वर्जेंट वाले, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। तो प्लेट्स का मूवमेंट है जो इनके आसपास, या फिर कौन सी प्लेट पास में आ रही है, कौन सी प्लेट्स दूर जा रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंट देखे गए हैं। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है डेविस एंड पेंक का साइक्लोपिरोजन। डेविस और पेंक से तो ऑलमोस्ट आप देखोगे हर पेपर में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कभी डेविस से आता है कभी पेंक से आता है, या फिर दोनों का कंपैरिजन आता है, या फिर डेविस और पेंक ने जो स्लोप मेथड यूज किया है इसमें, उससे रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आता ही है। सो डेविस वाले मेथड में हमें पता है कि डेविस क्या करता है, डेविस ने जो साइक्लोप इरोजन है उसको एज ए इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को सेपरेट करके, कि पहले इंडोजेनेटिक फोर्सेस काम करते फिर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस काम करते, और जो तीन इसके साइकिल है, यूथफुल वाला, मेच्योर वाला, ओल्ड स्टेज है, तो इस तरीके से। वहीं पेंक वाला साइकिल ऑफ इरोजन है, पेंक कहता है कि ये दोनों साथ में काम करते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एक साथ काम करती है। और इसके जो 3 स्टेजेस है, स्टेज की बजाय वो फेज का यूज करता है, पेंक पेंक फेज वर्ड का यूज करता है, वहीं डेविस स्टेज वर्ड का यूज करता है। तो इस तरीके से डिफरेंस भी पूछा गया है। यहाँ पे हमें स्लोप डिक्लाइन थ्योरी देखने को मिलती है, यहाँ पे स्लोप डिक्लाइन थ्योरी, और यहाँ पे जो स्लोप रिप्लेसमेंट वाली थ्योरी है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ इरोजन। एजेंट्स ऑफ इरोजन तो आप बाकी कोई टॉपिक पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये टॉपिक तो आप बहुत अच्छे से कर ही लीजिए, क्योंकि कुछ पेपर्स में तो ऐसा देखा गया है कि एजेंट्स ऑफ इरोजन से 3 क्वेश्चन तक आए हैं। एक टॉपिक से आप अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि इस टॉपिक की कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। तो एजेंट्स ऑफ इरोजन में हम 5 एजेंट्स ऑफ इरोजन पढ़ते हैं। विंड इरोजन, विंड से रिलेटेड। फिर हमारा रहता है ग्लेशियल, अलूवियल, एवोलियन। ग्लेशियल, ग्लेशियल के बाद हमारा हो जाएगा रिवर वाला, और इसमें हमारा हो जाएगा कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड या अंडरग्राउंड वाटर से रिलेटेड, और वेव वाला हो जाएगा। ये 5 एजेंट्स ऑफ इरोजन है हमारे।
इसमें विंड वाले में हम देखते हैं जो डेजर्ट एरियाज में इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ग्लेशियर्स में हम देखते हैं जो माउंटेनियस एरियाज में जहाँ ग्लेशियर्स है वहाँ पे मोरेन्स वगैरह की फॉर्मेशन। रिवर्स में हम देखते हैं रिवर की वजह से जो या फिर वाटर की वजह से जो इरोजन से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं। कास्ट में हमारे आ जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और वेव्स में आ जाते हैं हमारे वेव की वजह से कोस्ट लाइन्स वगैरह जो डेवलप हो रही है। तो इसमें हमारा मेन हमें याद रखना होता है इरोजनल प्लस डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। एक तो इनके नाम याद रखने होते हैं कि इरोजनल वाले कौन कौन से, डिपोजिशनल कौन कौन से है, फिर वो किससे रिलेटेड है, विंड से रिलेटेड है, ग्लेशियल से रिलेटेड है। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में आता है या फिर इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है स्लोप थ्योरीज। स्लोप थ्योरीज डेविस पेंक के साथ लिंक करके बता दिया मैंने कि डेविस पेंक की स्लोप थ्योरीज भी है, साथ में कुछ और थ्योरीज भी है। तो 4-5 हमारी स्लोप थ्योरीज है। स्लोप थ्योरीज की आपको एक कंप्लीट क्लास हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो वहाँ आप जाके स्लोप थ्योरीज वाला टॉपिक आराम से रिवाइज कर सकते हो। प्लस एजेंट्स ऑफ इरोजन का भी कंप्लीट रिविजन आपका 30 to 35 मिनट्स में अपलोडेड है एक वीडियो, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का ट्रेंड हमने देखा है कि हर साल जियोमॉर्फोलॉजी से जो क्वेश्चंस आते हैं उनका नंबर रहता है हमारा 7 to 8। 7 to 8, कुछ पेपर्स में ये 10 तक भी देखा गया है। तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन अगर आपके जियोमॉर्फोलॉजी से आ रहे हैं तो उसमें से ये जो 4 टॉपिक बताए मैंने आपको, इन 4 टॉपिक से आपके 6 to 7 क्वेश्चन देखे गए हैं। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, ये आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए एग्जाम से पहले। नेक्स्ट हमारा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंसोलेशन और हीट बजट। इंसोलेशन में आपका जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का कितना क्या एब्जॉर्बेंस रहता है, कितना रिफ्लेक्शन रहता है, कितना अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, कितना क्लाउड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ये सब जो नंबरिंग है डायरेक्टली वो नंबरिंग ही पूछी जा रही है। तो इंसोलेशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है साइक्लोन्स। साइक्लोन में आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन्स, इनकी फॉर्मेशन के लिए जो प्री कंडीशंस, मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, कौन सी लेटीट्यूड्स पे फॉर्मेशन होती है, इक्वेटर पे क्यों नहीं फॉर्म होती, कोरियोलिस फोर्स कितना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन साइक्लोन से बहुत बार देखे गए। नेक्स्ट है विंड्स। विंड्स में 2 तरह की विंड्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक तो ग्लोबल विंड्स। ग्लोबल विंड्स में हमारी जैसी ट्रेड विंड्स होगी, ईस्टर्लीज होगी, वेस्टर्लीज होगी, डोल्ड्रम वाली विंड्स होगी। तो इससे रिलेटेड जो प्रेशर बेल्ट जब कनेक्ट हो जाते हैं साथ में तो उन विंड्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्लस हमारा लोकल विंड्स का मैच द फॉलोइंग में ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं कि कौन सी कंट्री में कौन सी लोकल विंड है। इस तरीके से 3-4 विंड दी होगी, आगे कंट्रीज दी होगी, या फिर 3-4 विंड्स दी गई होगी, आगे हॉट और कोल्ड में उनको हमें क्लासीफाई करना होता है। तो विंड वाला हो गया। फिर क्लाइमेटिक टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोपेन वाला ही रहता है। कोपेन का जो नंबरिंग थी, कोपेन का जो क्लासिफिकेशन हमारा ए से लेके ई तक, फिर ए के जो सब क्लासिफिकेशन है AM, AW, AS, इस तरीके से AF। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें जो ये वर्ड्स यूज किए गए, अल्फ़ाबेट्स यूज किए गए, इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती है इनमें कि इसका क्या मीनिंग था। तो कोपेन का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। बाकी जो 2 हमारे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, त्रिवार्ता से बहुत रेयरली, त्रिवार्ता से PYQ में क्वेश्चन आया ही नहीं है। लास्ट 7 ईयर में आपको त्रिवार्ता से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वहीं आप थॉर्नथवेट का देखिए, थॉर्नथवेट का 2018-19 में 2-3 क्वेश्चन आए थे 18-19 वाले पेपर में, लेकिन 19 के बाद से आपको थॉर्नथवेट का जो क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, ज़्यादा कोपेन का देखने को मिलता है। साथ में आप थॉर्नथवेट का थोड़ा देख सकते हो कि उसकी जो प्रिसिपिटेशन इंडेक्स क्या थी या फिर थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स क्या थी, थोड़ा बेसिक अगर देख लो तो उसी से रिलेटेड रहता है कि ये कौन सा इंडेक्स यूज़ कर रहा था या फिर कौन सा पैरामीटर यूज़ कर रहा था थॉर्नथवेट। लेकिन मेन हमें फोकस करना है कोपेन पे। तो क्लाइमेटोलॉजी में हमारा हो गया इंसोलेशन, विंड, साइक्लोन, विंड्स और क्लाइमेट। क्लाइमेट में कोपेन, ये 4 टॉपिक हो गए। क्लाइमेटोलॉजी से अगर आपके कुछ पेपर्स में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, 10 to 12 तक देखने को मिले, तो उसमें ये जो 4 टॉपिक हमारे, इन 4 टॉपिक से बीच के 2 पेपर थे जो 21 वाला था, 22 वाला था, उनमें तो इनसे आपके 8 से 9 क्वेश्चन तक सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक से आए थे। इसलिए ये 4 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपकी 4 से 5 क्वेश्चन इन टॉपिक से आते ही आते हैं, साइक्लोन, विंड, इंसोलेशन और क्लाइमेट, कोपेन के क्लाइमेट से। नेक्स्ट 3rd यूनिट हमारी रहती है ओशिनोग्राफी की। ओशिनोग्राफी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो ओशिनिक सैलिनिटी और ओशिनिक डेंसिटी। ओशिनिक सैलिनिटी का तो इतना फ्रिक्वेंट है कि हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको ओशिनिक सैलिनिटी का मिलता है। उसमें भी मोस्टली क्या पूछता है कि सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्वेटर पे कितना है, या फिर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, या स्टेटमेंट वाले में आता है कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा, स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं नोट करेक्ट है।
तो सैलिनिटी हमारी हाईएस्ट पाई जाती है ट्रॉपिकल रीजन्स में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न वाला एरिया है वहाँ पे, और जो डोल्ड्रम वाला एरिया या फिर इक्वेटर वाला एरिया वहाँ पे सैलिनिटी कम देखने को मिलती है। फिर आता है इसका सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाईएस्ट सैलिनिटी कौन से ओशियंस में पाई जाती है, लोवेस्ट सैलिनिटी कौन से ओशियंस में पाई जाती है, ग्लोबल एवरेज क्या है सैलिनिटी का, ग्लोबल एवरेज हमारा रहता है 34 से 37 ppm। नेक्स्ट आता है ओशियनिक करंट। ओशियनिक करंट सैलिनिटी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा, जिसमें हमें कोल्ड और वार्म ओशियन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना होता है, प्लस इनके साथ में ओशियंस कि करंट का टाइप क्या है, वो कोल्ड है या वार्म करंट है, प्लस ये कौन से ओशियंस में है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी होती है सारे करंट्स की। इक्वेटोरियल करंट है, फिर क्यूरियोसियो करंट है, फिर गल्फ करंट है, आपका ब्रेजिलियन करंट है, लेब्राडोर करंट है। तो इस तरीके से सारे करंट्स में आपको मैप वाइज ओशियन वाइज याद रखना है, और प्लस वार्म और कोल्ड करंट इसके बेस पे क्लासिफिकेशन इसमें पूछा जाता है। तो ये हमारा हो जाता है ओशियन करंट वाला टॉपिक। फिर है टाइड्स थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट। टाइड वाला कौन, टाइड की हमारी चार थ्योरीज, हम इन चार थ्योरी से 3 पेपर में तो आपकी डायरेक्ट चारों ही थ्योरी दे रखी थी कि चारों थ्योरी दे रखी है, वेव प्रोग्रेसिव थ्योरी है, या फिर प्लेटफॉर्म थ्योरी है, या फिर डिक्लाइन वाली थ्योरी थी जो डार्विन की थ्योरी है, एक एक जोली की थ्योरी है, एक लाप्लास की थ्योरी है। तो इन थ्योरीज का कुछ में तो स्कॉलर के नाम पूछ रखे हैं चारों के, कुछ में ईयर वाइज पूछ रखा है कि कौन सी थ्योरी किस ईयर में आई थी, या फिर कुछ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा था कि लाप्लास की थ्योरी कौन सी थी या डार्विन की थ्योरी कौन सी थी। तो इस तरीके से टाइड की जो चार चार थ्योरी है हमारी, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ओशिनोग्राफी में। तो ओशिनोग्राफी में हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं। एक आता है ओशिनिक सैलिनिटी, फिर ओशिनिक करंट्स, फिर आता है टाइड्स। ये 3 टॉपिक आप रिवाइज कर लो, आपके 3 to 4 क्वेश्चन इजीली करेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ओशिनोग्राफी से, डायरेक्टली आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का ट्रेंड बहुत ही सिंपल रहा है। सबसे पहले उसमें वो पूछते हैं टर्म्स कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो टर्म्स है, जैसे इकोसिस्टम क्या है, इकोटोन क्या है, बफर जोन क्या होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है। तो इस तरीके से जो इको इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स है उनका ज़्यादा पूछा जाता है। प्लस टर्म्स के साथ वो एक चीज़ और पूछते हैं कि टर्म्स किसके द्वारा दी गई है, यानी स्कॉलर उससे रिलेटेड। जैसे हम इकोलॉजी पढ़ते हैं, इकोलॉजी वर्ड किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने दिया। जो 10% वाला रूल है हमारा एनर्जी का, वो किसने दिया, लिंडा मैन ने दिया। तो इस तरीके से जो हमारे स्कॉलर्स है, जो टर्म्स दी गई है उसके साथ साथ कौन से स्कॉलर से रिलेटेड है उनके नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की टर्म्स और उससे रिलेटेड स्कॉलर्स, इनके नाम पूछे जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है फूड चेन, फूड और फूड पिरामिड। फूड चेन में फूड चेन की सीक्वेंस पूछी जाती है कि फूड चेन में आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, टर्सरी प्रोड्यूसर, इस तरीके से। फिर डीकम्पोजर्स, हमें कुछ एनिमल्स या फिर जो डीकम्पोजर्स या प्राइमरी प्रोड्यूसर है उनके नाम दिए जाएंगे, और उनको फूड चेन के अकॉर्डिंग हमें उन्हें सीक्वेंस में आंसर बताना होगा। प्लस फूड जो पिरामिड्स हमारे फूड चेन में पिरामिड्स बनते हैं, पिरामिड से रिलेटेड जो पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, इसमें इन्वर्टेड कौन कौन से में बनता है, अपवार्ड कौन से में बनेगा। तो पिरामिड से रिलेटेड भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। फिर इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी में जो हमारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है कि रेन फॉरेस्ट वाला हो गया, फिर इक्वेटोरियल वाला हो गया, डेजर्ट वाला हो गया, एक्वेटिक हो गया, मराइन जोन वाला हो गया। तो इन सब की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइनिंग या फिर हमें हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी से लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी की ओर इनको अरेंज करना होता है। तो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वाला भी टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें रहता है इन्वायरमेंटल लॉज एग्रीमेंट। इनकी सीक्वेंस पूछी जाती है मोस्टली कि इन्वायरमेंटल लॉज में हमारा जो अर्थ समिट है 1992, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल है, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट है, फिर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड नगोया प्रोटोकॉल है, कार्टेजना प्रोटोकॉल है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यूएनएफसीसी है, यूएनएफसीसी के जो सीबीडीज होती है मोस्टली। इसमें एक चीज़ आप और देख सकते हो करंट को थोड़ा लिंक करके, करंट में जैसे आपकी यूएनएफसीसी की कोई सबमिट हुई हो, सीबीडी की कोई सबमिट हुई हो, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि करंट में हमने देखा है कि जो 21 वाला 22 वाला पेपर हुआ था उसमें आपका सीबीडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा था, उसका जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस थी उससे रिलेटेड। तो ये हमारा हो जाता है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो धीरे 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 इसका जो अपना यूजीसी नेट वाला पेपर है उसमें बढ़ता जा रहा है। कि जैसे 18-19 वाला अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें आपके 5 to 6 क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के। वहीं आप 2023 वाला या 24 वाला पेपर देखते हो तो उसके आपके ऑलमोस्ट 13 to 14 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से देखने को मिलते हैं। उसमें से अगर आप ये तीन तीन टॉपिक कर लेते हो स्टार्टिंग के, इकोसिस्टम की टर्म्स, फूड चेन, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, तो आपके 5 to 6 क्वेश्चन इजीली करेक्ट हो सकते हैं।
इन्वायरमेंटल लॉज एग्रीमेंट्स, इनका आपको एक ब्रीफ मतलब एक आधे घंटे की यूट्यूब पे कोई क्लास देख लेना जिसमें सारे इन्वायरमेंटल लॉज या फिर उससे रिलेटेड एग्रीमेंट को शॉर्ट में बता रखा हो, तो आपके 1-2 क्वेश्चन आराम से यहाँ से हो जाएंगे। ये हमारा हो जाता है फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट। फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन चार का वेटेज रहता है हमारा 40 क्वेश्चन का अराउंड। एवरेज 40 क्वेश्चन का रहता है हर साल हर पेपर में। 40 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया वहाँ से आपके 25 से 30 क्वेश्चन तक रिपीट हो रहे। कुछ पेपर्स में तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए, कुछ में अगर मिनिमम भी मान के चले तो 25 तक रिपीट हो जाएंगे आपके इन्हीं टॉपिक से। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा देखा गया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और माल्थुसियन थ्योरी। माल्थस की थ्योरी और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, उससे रिलेटेड की कौन सी कंट्री कौन से स्टेज पे है या फिर इसमें बर्थ रेट डेथ रेट क्या रहती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं डीटीटी से। फिर ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन प्लस माइग्रेशन की थ्योरीज है, जो लॉज ऑफ माइग्रेशन है या फिर रेवेंस्टीन का जो मॉडल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो माइग्रेशन के पैटर्न्स ग्लोबली क्या है प्लस इंडिया में क्या पैटर्न्स है, उससे रिलेटेड हमारा पॉपुलेशन में क्वेश्चन आ रहा है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का इंडिया में पॉपुलेशन वाला रोल हम ज्योग्राफी वाली यूनिट में देखेंगे, जो जीओआई वाली हमारी लास्ट वाली यूनिट है उसमें। फिर है सेटलमेंट। सेटलमेंट में इंपॉर्टेंट रहता है हमारा थ्योरीज। सेटलमेंट से रिलेटेड 4-5 थ्योरी है आपकी। थ्योरी का नाम, उसका स्कॉलर और उसका ईयर, 3 चीज़ याद रखनी होती है। उसके बाद उसमें क्या दिया गया था, जैसे कंसेंट्रिक जोन मॉडल है बर्गिस का कंसेंट्रिक जोन मॉडल में हम देखते हैं सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सीबीडी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो सीबीडी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसका डायग्राम कैसे बनता है, वो चीज़ आ जाएगी इसमें। फिर है सेटलमेंट पैटर्न। इसमें हम रिग्रेशन एनालिसिस वाला या नियरेस्ट नेबर एनालिसिस वाला मेथड का यूज करते हैं कि सेटलमेंट्स का पैटर्न क्या रहता है, यूनिफॉर्म पैटर्न है, स्कैटर्ड पैटर्न है, यूनिफॉर्म या स्कैटर्ड या रैंडम वाला। तो इस तरीके से हमें कुछ डायग्राम दिए होंगे और उन डायग्राम के बेस पे हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सेटलमेंट का पैटर्न क्या है। यहाँ पे सैंपल है, यूनिफॉर्म है या रैंडम है या फिर स्कैटर्ड है, इस तरीके से। तो सेटलमेंट वाले में हमारा हो जाता है थ्योरीज, सेटलमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है 4-5 थ्योरीज है आपकी, प्लस सेटलमेंट पैटर्न्स। नेक्स्ट यूनिट हमारी ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है कि प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी एक्टिविटीज, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, इसके साथ जो अलाइड सर्विसेज है उनमें क्या क्या इवेंट्स होती है, फिर कौन कौन से उसमें एक्टिविटीज इंक्लूडेड है। तो ये हमारा हर साल एक क्वेश्चन इसका आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये दे रखी है, दूसरी साइड में मैच करवाना होता है कि प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, इस तरीके से। फिर है वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। 2-4 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो जियोमॉर्फोलॉजी में मैंने बताया एजेंट्स ऑफ इरोजन, वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, जिससे हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है यार। कुछ पेपर में 2-3, एक 2019 वाला अगर आप पेपर देखते हो जून वाला, तो उसमें तो आपके वेबर की थ्योरी से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए एक ही थ्योरी से, कि उसका इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, फिर इसका आइसो डिपेन वाला जो कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड पूछ लिया। फिर है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का जनरल स्टेटमेंट आता है कि डब्ल्यूटीओ कब बना था, इसके ट्रेड एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, ये वर्ल्ड में ट्रेड को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ऐसे कुछ जनरल स्टेटमेंट आते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको आइडिया हो कि डब्ल्यूटीओ किससे रिलेटेड है, कब बना था और इसका मेन मोटो क्या है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे आपका डब्ल्यूटीओ वाला क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट रीजनल प्लानिंग में आता है हमारा रीजन के टाइप्स। टाइप्स के रीजन में हम पढ़ते हैं, प्लानिंग रीजन होता है आपका, फॉर्मल रीजन होता है, फंक्शनल रीजन होता है। तो फॉर्मल रीजन कौन से है, फंक्शनल रीजन कौन से है, प्लानिंग रीजन कौन से है, उनकी डेफिनेशन पूछी जाती है या फिर उससे रिलेटेड कुछ उनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप सबसे ज़्यादा फोकस करोगे वो वाला टॉपिक रहेगा वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। ये टॉपिक तो आप अच्छे से रट के चले जाओ। नेक्स्ट है कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी में कल्चरल रीजन्स, वर्ल्ड में जो कल्चरल रीजन्स है, जैसे ऑक्सीडेंटल कल्चरल है, ओरिएंटल कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, फिर वेस्टर्न कल्चर है, साउथ ईस्ट एशियन कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर है। तो इस तरीके से जो कल्चरल रीजन है वहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन डोमिनेट कर रही है, कौन से एरिया को कवर कर रही है, ये टॉपिक हमारा हो जाएगा कल्चर से रिलेटेड। फिर है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कल्चर। तो इसके आप अगर आपने पीवाई वाली सीरीज पूरी देखी है तो आपको पता होगा 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हुए, सारे कल्चर के टर्म से रिलेटेड है। कल्चरल कोहार्ट क्या होता है, कल्चरल रियाम क्या होता है, कल्चरल रीजन क्या होता है, इस तरीके से। तो टर्मिनोलॉजी जो है हमारी 7 से 8 ही वर्ड्स है, 7-8 बेसिक वर्ड्स है, उन वर्ड्स की हमें डेफिनेशन याद रखनी है बस। उससे रिलेटेड या तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ रहा है
या फिर उसका आपका डायरेक्टली पूछा जाता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। फिर है रेस टाइप्स एंड थ्योरी। रेस में हमारा ग्रिफिथ टेलर का रेशियल क्लासिफिकेशन है, जिसमें जो रेसेस है उनका नेग्रिटो, आपका ऑस्ट्रोलॉइड, इस तरीके से जो रेस का क्लासिफिकेशन किया गया है उसकी जो थ्योरी है, प्लस रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लोबली क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी रेस कहाँ पे पाई जाती है, प्लस रेस का जो बेसिक फीचर रहते हैं कि कौन से में हेयर का टाइप क्या रहेगा, नोज का टाइप क्या रहेगा, जो हाइट किस में ज़्यादा रहेगी किस में कम रहेगी, इस तरीके से बेसिक आपका नॉर्मल आपको रेस की थ्योरी में कुछ ये वाले कॉन्सेप्ट करने हैं। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हेर्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थ्योरी। वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थ्योरी। हार्टलैंड थ्योरी एच जे मैकेंदर के द्वारा, ड्रीमलैंड थ्योरी स्पाइकमैन के द्वारा। सो हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थ्योरी आपको प्लस वेबर की इंडस्ट्री लोकेशन थ्योरी, ये 3 टॉपिक तो आप एकदम बहुत अच्छे से करके जाओ, आपके इजीली 2-3 क्वेश्चन करेक्ट होंगे ही होंगे। क्योंकि हार्टलैंड और ड्रीमलैंड तो अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो अच्छे से तो आपको पता है हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। हार्टलैंड का कॉन्सेप्ट, उसकी बुक्स, कौन से ईयर में थ्योरी दी गई, प्लस ड्रीमलैंड का कॉन्सेप्ट, उसकी बुक्स और कौन से एरिया से रिलेटेड हुआ है। ड्रीमलैंड वाली दी गई थी स्पाइकमैन के द्वारा। फिर है टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कुछ बेसिक टर्म्स है जैसे जियोपॉलिटिक्स वर्ड किसने दिया, जेलेन ने दिया, लेवेंसरम क्या था, रेड जेल का कॉन्सेप्ट था। तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उससे रिलेटेड हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ये इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, हेडलैंड, ड्रीमलैंड और पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इसके साथ हमारा हो जाता है कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फिर है ज्योग्राफिकल थॉट। ज्योग्राफिकल थॉट में एक तो हमारा जो पैटर्न हमने देखा है क्वेश्चंस का वो रहता है स्कॉलर्स की क्रोनोलॉजी, कि कौन सा स्कॉलर पहले था कौन सा बाद में था, या फिर जैसे ग्रीक्स की क्रोनोलॉजी पूछ ली, या रोमन्स की क्रोनोलॉजी, या जर्मन जो स्कूल ऑफ थॉट है उसकी क्रोनोलॉजी, फ्रेंच स्कूल की क्रोनोलॉजी, ब्रिटिश की, अमेरिकन की, इस तरीके से क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर, इन स्कॉलर्स के द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई है और उससे रिलेटेड ऑथर कौन थे। तो ये 2 क्वेश्चन आपका अल्टरनेटिव रिपीट होता है। बुक्स वाला तो हर साल आता ही है कि आपको बुक दे रखी होगी, ऑथर का नाम दे रखा होगा, या फिर बुक का नाम होगा और डायरेक्टली बताना होगा कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न ज्योग्राफिक थॉट। मॉडर्न ज्योग्राफिक थॉट में हम इंक्लूड करते हैं जो हमारी 4 स्कूल ऑफ थॉट्स है। 4 स्कूल ऑफ थॉट्स के बाद 1950s में जो ज्योग्राफी में एक एडवांस जो ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप करने की कोशिश की, उस टाइम जो थ्योरीज दी गई थी, जैसे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से हमारी स्टार्टिंग होती है, रेडिकलिज्म आता है, बिहेवियरलिज्म आता है, वेलफेयरिज्म आता है। तो ये आप 1950 से 1980s के बीच में हमारे 5-7 कॉन्सेप्ट है। वो सारे कॉन्सेप्ट, उनके नाम क्या थे, प्लस स्कॉलर कौन सा रिलेटेड है उनसे रिलेटेड, और बुक कौन है, बुक कौन सी है उनकी। जैसे हम वेलफेयरिज्म में पढ़ते हैं, वेलफेयरिज्म वाले में पढ़ते हैं हम कि डेविड स्मिथ थी, डेविड स्मिथ का कॉन्सेप्ट था हु विल गेट व्हाट वेयर एंड हाउ। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली रिपीट होता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। सो वेलफेयर ज्योग्राफी वाला हो गया। वहीं आपका बिहेवियरलिज्म में हम देखते हैं किर्क का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर मेंटल मैप वाला कॉन्सेप्ट है। फिर ह्यूमनिज्म में ई फुतवान का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा हो जाता है ज्योग्राफिकल थॉट। ज्योग्राफिकल थॉट में हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है, एक तो मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट 1950s के बाद वाला। स्कूल ऑफ थॉट में आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं इसमें हम, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि जो सीक्वेंस पूछी जा रही है उसमें ब्रिटिश, फ्रेंच या फिर उन पे ज़्यादा फोकस नहीं है। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, एक तो जर्मन वाले स्कॉलर्स पे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्लस जर्मन स्कूल ऑफ थॉट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि हमें अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है स्कॉलर्स का। तो ये हमारा हो गया ज्योग्राफिक थॉट से। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली लिस्ट है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, या फिर जिसको हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कहते हैं। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, इसमें अगर हम इसको पूरा एक ही यूनिट मान के चले, वैसे तो इसका क्लासिफिकेशन ऐसे रहता है हमारा, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, फिर थीमेटिक कार्टोग्राफी। थीमेटिक कार्टोग्राफी में हमारे मैप्स वगैरह आ जाते हैं, मैप्स का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। फिर हमारा इसमें आ जाता है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और स्टैटिस्टिक्स। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और रिमोट सेंसिंग जीआईएस को अलग अलग कर दे तो 5 पार्ट्स में हो सकता है। बेसिकली 4 में ही कर देंगे, रिमोट सेंसिंग जीआईएस हमारा कंबाइन ही चलता है। तो कार्टोग्राफी में क्या रहता है आपका, मैप का, मैप मेथड्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, स्केल की जो स्केल रहती है मैप का, कि लार्ज स्केल क्या है, स्मॉल स्केल क्या है, 1:100, 1:1 लाख, ऐसे करके जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। आरएफ जो होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आरएफ की फुल फॉर्म रहती है आपकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन।
सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सा कैडेस्ट्रियल मैप है, कौन सा टोपोग्राफिकल मैप है। फिर है एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी में आपका क्या होता है, एरियल फोटोग्राफी जो रिमोट सेंसिंग में हम हवा से जो भी फोटो लेते हैं, सैटेलाइट इमेज लेते हैं या फिर जो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है उनसे जो इमेजिंग ले रहे हैं, तो उसका जो एनालिसिस हम करते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स रहते हैं कि किस तरीके से हम डिकोड करते हैं उस इमेज को, क्या तो उसमें शेप साइज उससे रिलेटेड फीचर्स है, प्लस उसका जो प्लेटफॉर्म्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। सो एरियल फोटोग्राफी के फीचर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। रिमोट सेंसिंग जीआईएस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रास्टर एंड वेक्टर डेटा। चार टॉपिक मैंने आपको पीछे बताए, एजेंट्स ऑफ इरोजन, उसके बाद इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, उसके बाद आपका रास्टर एंड वेक्टर डेटा, और इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, हर्टलैंड ड्रीमलैंड थ्योरी, और रास्टर एंड वेक्टर डेटा। ये चार टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये चार टॉपिक आप अलग से भी लिख सकते हो और इनका अलग से रिवीजन भी। लास्ट में अगर आपको सुबह उठ के 1 घंटे रिवीजन करके जाना है तो ये 3-4 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाओ। फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के 2018 से 20 तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करके उस वैल्यू पुटअप करके वैसे मैथमेटिकल आंसर निकालना होता था। अभी आपका जो ट्रेंड देखा गया वो है रिग्रेशन एनालिसिस का। रिग्रेशन एनालिसिस और सैम्पलिंग, इससे रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। सैम्पलिंग का नॉर्मल टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग ही पूछी जाती है कि इसमें कौन सी सैम्पलिंग यूज करोगे। रिग्रेशन एनालिसिस में आपको डेटा दिया होता है, फॉर्मूला दिया होता है, उसमें बस आपको वैल्यू पुट करनी है और उसका आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफिकल टेक्निक वाला। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तो हमारा रहता है रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उससे रिलेटेड ट्रिब्यूटरीज होगी। फिर हो गया उस पर बने हुए डैम्स, इंपॉर्टेंट डैम्स जो भी हमारे 8-10 डैम ही है। फिर हो गए जो मेजर मेजर डैम्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर है ड्रेनेज पैटर्न, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिन पे चल रहे हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है इसमें। फिर ड्रेनेज पैटर्न कि ये जो रिवर्स है ये किस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न बना रही है, यानी रिफ्ट वैली वाली कौन सी है, कौन सी आपकी एंटीसीडेंट है, कौन सी सब्सिक्वेंट है, या फिर कौन सा डेल्टाइक वो ड्रेनेज जो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न बना रही है। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा ड्रेनेज पैटर्न वाला। प्लस वाटरफॉल्स, इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल्स है प्लस उनके साथ जो उनकी रिवर्स है या फिर उनके स्टेट्स है उनका मैच वाला क्वेश्चन आ जाता है। फिर मेजर माउंटेन सीरीज, जैसे एक क्वेश्चन आ रखा था हमारा नॉर्थ से साउथ हमें अरेंज करना था। सबसे ऊपर होता है हमारा कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो इस तरीके से माउंटेन्स का सीक्वेंस। फिर मेजर पीक्स, पीक्स वाले में हमने देखा था कि जो आपका वेस्टर्न घाट है उसकी हाईएस्ट पीक, फिर विंध्यन की हाईएस्ट पीक, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक, अरावली की हाईएस्ट पीक, इस तरीके से मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था। फिर पासेस, हिमालयाज के पासेस प्लस वेस्टर्न घाट के पासेस, इनसे रिलेटेड लिपू लेक वाला है, लिम्पियाधुरा वाला आपका, फिर नाथुला, जेलपला, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। तो ये तो हो गया मेजर अपना फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट से। फिर है सेंसस वाले से। सेंसस में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका रहता है SC ST वाला। SC ST डेटा तो आप बहुत अच्छे से याद करके जाओ कि इनका टोटल परसेंटेज कितना है, टोटल परसेंटेज प्लस जो हाईएस्ट वाले स्टेट है, हाईएस्ट में आपके स्टेट्स परसेंटेज प्लस नंबर में, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में और नंबर में सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में, SC और ST डेटा। ये आपको सिंपली याद करके जाना है। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें रहता है सेक्स रेशियो और लिटरेसी। सेक्स रेशियो में आपका मेन तो आता है कि जो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि लोवेस्ट हाईएस्ट से लोवेस्ट की, और हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम लिटरेसी का रहता है कि हाईएस्ट गैप कौन से में है, तो हाईएस्ट गैप आपका राजस्थान में रहता है। फिर या इसमें ग्रोथ देखी जाती है कि लिटरेसी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ देखी गई है, सबसे कम ग्रोथ कहाँ देखी गई है। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी, ज्योग्राफी_विजडम अकेडमी। अभी हम फर्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं वापस। तो ये हमने 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए। अभी एक बार इनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-5 टॉपिक हमारे निकल के आ रहे उनके नाम देख लेते हैं हम। जियोमॉर्फोलॉजी में हमारा आया था एजेंट्स ऑफ इरोजन, एजेंट्स ऑफ इरोजन। फिर क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में हमारा आया साइक्लोन। क्लाइमेटोलॉजी में हमारा साइक्लोन हो गया।
ओशिनोग्राफी, ओशिनोग्राफी में ओशियनिक करंट वाला जो टॉपिक है। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में जो इकोसिस्टम से रिलेटेड टर्म्स है। फिर पॉपुलेशन सेटलमेंट, पॉपुलेशन सेटलमेंट में आपका एक तो आ जाता है माल्थस और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। नेक्स्ट अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रीजनल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और रीजनल डेवलपमेंट में अपना आ जाता है, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फिर अपना ज्योग्राफी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें एक वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, प्लस एक इसमें मैं बताना भूल गया यहाँ पे अपना एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से वॉन थुनन मॉडल, वॉन थुनन वाला मॉडल है वहाँ से। नेक्स्ट अपना है कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसमें हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थ्योरी, हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थ्योरी। फिर अपना ज्योग्राफिकल थॉट, ज्योग्राफिकल थॉट में अपने को एक तो सीक्वेंस याद रखनी है स्कॉलर्स की, प्लस बुक्स याद रखनी है। फिर है ज्योग्राफिक टेक्निक, ज्योग्राफिक टेक्निक में अपने को याद रखना राष्ट्र वेक्टर डेटा, राष्ट्र एंड वेक्टर डेटा। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हमें याद रखनी है रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, प्लस इससे रिलेटेड जो वाटरफॉल्स है। नेक्स्ट अपने को याद रखना है इसमें सेंसस का डेटा, सेंसस में हमें SC ST डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका तो याद करना है स्टेट वाइज हाईएस्ट कौन से में और लोवेस्ट कौन से में, परसेंटेज वाइज प्लस नंबर वाइज। फिर लिटरेसी का हमें याद रखना है, लिटरेसी प्लस सेक्स रेशियो का, उसमें हमें याद रखना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा हो जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला चैप्टर कंप्लीट, जिसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। सारी यूनिट से मैंने यहाँ पे एक एक दो दो टॉपिक आपको जो सबसे ज़्यादा रिपीटिंग हो रहे हैं वो भी बता दिए। तो आप ये टॉपिक तो अच्छे से रिवाइज करके जाओ। बाकी इसमें जो टोटल टॉपिक बताए मैंने 20 to 25 टॉपिक आपके 20 से 25 टॉपिक दे रखे, ये 20 से 25 टॉपिक अच्छे से कर लो। प्लस PYQ वाली सीरीज आपको, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट हमारी PYQ की सीरीज है 2018 से 2024 तक, जिसमें टोटल 12 क्लासेज है। 12 क्लासेज उसमें अपलोडेड है टोटल, जिसमें PYQ कंप्लीट कराए गए हैं। PDF उसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। PYQ सारी रिवाइज कर लीजिए और ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर लीजिए। आपका इजीली JRF हो सकता है इसी बार में। कट ऑफ आपको पता है अराउंड आपकी 200 के आसपास रह रही है, पिछले 3-4 सेशन से हम देखें तो अराउंड आपका टारगेट ये लेके चलिए कि आपका स्कोर है वो 200 के आसपास ही रहे। तो अगर आपको 200 का टारगेट अचीव करना है, अगर आपको 200 तक नंबर लाने हैं ज्योग्राफी टोटल आपका UGC नेट ज्योग्राफी में, तो आपको फोकस करना होगा कि आपका जो ज्योग्राफी वाला पेपर है उसमें 55 to 60 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो। 55 to 60 क्वेश्चन इधर करेक्ट कर लेते हो, आपके नंबर हो जाएंगे 110 से 120 तक। फिर आप पेपर 1 पे भी फोकस कीजिए। पेपर 1 में आप टारगेट कीजिए कि आपका आराम से 30 to 35 क्वेश्चन आप वहाँ पे करेक्ट कर पाओ, या फिर 35 तक का वहाँ पर टारगेट लेके चलिए, ताकि 70 नंबर तक आपके वहाँ पे आ जाए। 70 तक यहाँ आ जाए तो आपका अराउंड स्कोर 190 तक आप इजीली आराम गेन कर सकते हो, जिससे आप JRF के बहुत नज़दीक पहुँच सकते हो। कट ऑफ आपकी 200 से पिछले 3 पेपर में तो नीचे ही आ रही है आपकी। जनरल की 200, 198, 196 यहाँ पे रह रही है। कैटेगरी में आपका 190 तक आ जाता है। तो आप टारगेट रखिए 55 to 60 क्वेश्चन तक ज्योग्राफी वाले पेपर में, और 35 to 40 क्वेश्चन तक आप पेपर 1 में टारगेट रखिए, जिससे कि आपका स्कोर इजीली 200 तक पहुंच जाए और आपको फिर कोई डाउट ही ना हो कि JRF होगी कि नहीं हो। अगर 200 प्लस आपका स्कोर आता है तो आप सिक्योर हो कि आपका इजीली JRF हो जाएगा। वहीं आपका इसके नीचे रहता है तो फिर आप वेट करते हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या रहेगी। इसके अलावा कल एग्जाम होने के बाद हम एक लाइव क्लास लेंगे जिसमें पेपर का एनालिसिस करेंगे और आपको जो कट ऑफ के पुराने ट्रेंड्स है वो सारे उसमें बता देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली PDF मैंने आपको बता दिया कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा कोई आपकी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।